नमस्कार। प्रकृति में ना हर चीज एक दूसरे से एक अनदेखे धागे से जुड़ी हुई है। आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। कैसे एक मामूली सी घास एक ताकतवर बाग को एनर्जी देती है और कैसे इस नाजुक से बैलेंस को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया एक साथ आ रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जो एनर्जी सूरज को पावर देती है वो आखिर एक बाग तक का सफर तय कैसे करती है? सुनने में ये शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन इसका जवाब हमें सीधे कुदरत के सबसे बेसिक रूल्स तक ले जाएगा। तो उस बाग वाले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले जीवन के ब्लूप्रिंट को समझना होगा। मतलब वो बुनियादी नियम जो ये तय करते हैं कि नेचर में एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक बहती कैसे है। इस पूरे सिस्टम को समझने की जो पहली सीढ़ी है वो है ट्रॉफिक लेवल, यानी पोषण का स्तर। ये बस ये बताता है कि किसी फूड चेन में एक जीव की जगह कहाँ है। सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स जैसे पेड़ पौधे, और सबसे ऊपर होते हैं टॉप कंज्यूमर्स यानी शिकारी। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए घास है जो सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाती है। उसे एक टिड्डा खाता है तो एनर्जी टिड्डे में चली जाती है। फिर उस टिड्डे को कोई चिड़िया खा लेती है और आखिर में उस चिड़िया का शिकार एक बाज कर लेता है। देखा, यह है एनर्जी के फ्लो का एक सीधा साधा रास्ता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की और ज़रूरी बात है जिसे 10% का नियम कहते हैं। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से अगले लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुँच पाती है। बाकी की 90% एनर्जी या तो गर्मी के रूप में निकल जाती है या उस जीव के अपने काम में खर्च हो जाती है। और यही वजह है कि फूड चेन्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। और मज़े की बात यह है कि ये नियम हर जगह, हर इकोसिस्टम में काम करता है, सिर्फ घास के मैदानों में ही नहीं। एक तालाब में देखिए, कहानी शैवाल यानी एल्गी से शुरू होती है और रैकून पर खत्म होती है। समंदर में भी यही होता है। वहाँ फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हुई चेन एक विशाल व्हाइट शार्क तक जाती है। मतलब हर इकोसिस्टम की नींव ये प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। तो ये जो अनगिनत फूड चेन्स हैं, ये सब मिलकर एक तरह से जीवन का एक विशाल जाल बुनती हैं। और इसी जाल की मजबूती को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। ये हमारी सबसे कीमती प्राकृतिक विरासत है। ये जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी, इसे 1985 में वॉल्टर जी रोजन ने दिया था। इसका सीधा सा मतलब है किसी खास जगह पर या फिर पूरी दुनिया में मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों की वैरायटी। लेकिन बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ अलग अलग जानवरों को गिनना नहीं है। इसके 3 लेवल होते हैं। पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी एक ही जाति के जीवों में कितना फर्क है। दूसरा है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, मतलब कितनी अलग अलग तरह की जातियां हैं। और तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, यानी हमारे पास जंगल, रेगिस्तान और महासागर जैसे कितने अलग अलग तरह के घर हैं। पर अफसोस की बात यह है कि यह खूबसूरत वैरायटी अब खतरे में है। और वजह? ज्यादातर हम इंसान और हमारी गतिविधियां। हम जंगलों को काट रहे हैं, हमारी बढ़ती आबादी रिसोर्सेज पर दबाव डाल रही है, क्लाइमेट चेंज सब कुछ बदल रहा है और गैर कानूनी शिकार कई प्रजातियों को खत्म कर रहा है। ये सब मिलकर हमारे प्लैनेट का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। और इन खतरों में से 2 तो ऐसे हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं: प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज। ये वो संकट हैं जो न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी बल्कि हमारे अपने वजूद के लिए भी एक बड़ी चुनौती हैं। अच्छा, प्रदूषण को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रदूषक 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी प्रदूषक वो हैं जो सीधे माहौल में छोड़े जाते हैं, जैसे प्लास्टिक या गाड़ियों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड। और सेकेंडरी प्रदूषक तब बनते हैं जब ये प्राइमरी प्रदूषक हवा में जाकर आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे ओजोन या फिर स्मॉग। क्लाइमेट चेंज की कहानी के जो मेन विलन हैं वो हैं ग्रीन हाउस गैसें। इनमें सबसे बड़ा नाम तो कार्बन डाइऑक्साइड का है, लेकिन मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी सीएफसी जैसी गैसें भी इसमें शामिल हैं। ये सब मिलकर एक कंबल की तरह पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल में कैद कर लेती हैं, और इसी से होती है ग्लोबल वार्मिंग। सीएफसीज का एक और बहुत ही खतरनाक असर देखने को मिला हमारी ओजोन लेयर पर। 1985 में साइंटिस्ट्स ने पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। ये एक तरह की वेकअप कॉल थी कि हमारे बनाए हुए केमिकल्स हमारे प्लैनेट के सुरक्षा कवच को ही खत्म कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन चेतावनियों के बाद दुनिया जागी और जवाब देना शुरू किया।
अब हम देखेंगे कि इस ग्रह को बचाने के लिए कौन से बड़े-बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, इसके मोटे तौर पर दो तरीके होते हैं। एक है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसमें जानवरों और पौधों को उनके नेचुरल घर में ही बचाया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क या सैंक्चुरी बनाकर। और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसमें उन्हें उनके घर के बाहर बचाया जाता है, जैसे बोटैनिकल गार्डन या सीड बैंक में। और जब बात कंजर्वेशन की आती है तो भारत ने वाकई में दुनिया के सामने एक मिसाल रखी है। 70 के दशक में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐतिहासिक कदम था। बाद में हाथियों, गैंडों और स्नो लेपर्ड्स के लिए भी ऐसे ही प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इन कोशिशों ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है। कंजर्वेशन सिर्फ बड़े-बड़े जंगलों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है। 1971 का रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स यानी नम भूमि को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ और आज चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क जैसी हमारी कई जरूरी जगहें इसके तहत सुरक्षित हैं। और ये तो हुई देश की बात, लेकिन ग्लोबल लेवल पर भी क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत कुछ हुआ है। इसकी शुरुआत हुई 1992 के रियो अर्थ समिट से, और फिर धीरे धीरे दुनिया के देश एक साथ आए। 2015 का पेरिस एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था, जहां लगभग हर देश ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का लक्ष्य रखा। इन सारी कोशिशों को एक साथ लाने के लिए एक तरह का ग्लोबल मास्टर प्लान बनाया गया, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDGs। 2014 में साल 2030 तक हासिल करने के लिए ऐसे 17 लक्ष्य तय किए गए। और इन गोल्स की सबसे खास बात क्या है पता है? इनका दायरा ये सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है। इनमें गरीबी खत्म करना, अच्छी शिक्षा देना और साफ पानी मुहैया कराने जैसे लक्ष्य भी शामिल हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, ये मानना कि हम पर्यावरण को तब तक नहीं बचा सकते जब तक हम इंसानी विकास पर ध्यान न दें। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यहीं पर आकर हम इस सफर के सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने में हमारी भूमिका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सरकारों से लेकर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि इस ग्रह का भविष्य हमारे छोटे बड़े हर एक्शन पर निर्भर करता है।